हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नया पेपर और उस पेपर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी तैयारी में लगे होंगे और आज का जो वीडियो है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही आपकी तैयारी में मदद करने वाला होगा। तो आज हम 2021 का जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उस पेपर में जो प्रश्न आए हैं उन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। क्वेश्चंस का तरीका हमें मालूम होना चाहिए, केवल नंबरिंग बदल दी जाती है। तो जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन 2000 अभी भी मैंने जो 22 वाला करवाया था उसमें भी आपको मिलेंगे, 2021 में भी मिलेंगे, उसके पहले वाले भी पेपर में मिलेंगे। मतलब हमें उसका तरीका मालूम होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, 2021 का पेपर है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का। अब इसमें ऑब्जेक्टिव तो हमने कर लिए थे, अब हम चलते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम इसमें करने वाले हैं। तो अब आप लोगों के सामने सबसे पहले ही जो पेपर है वो दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब अथवा में दिया है कि अमन और अंकित एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। अमन ने फर्म को 18,000 रुपए का ऋण 1 जुलाई 2016 को दिया। साझेदारी संलेख ऋण पर ब्याज के संबंध में मौन है। फर्म की पुस्तकों में 31 दिसंबर 16 को बंद होती है। अमन को फर्म द्वारा देय ब्याज की गणना कीजिए। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर कई बच्चे इस प्रश्न को देख लेंगे और वो सीधा सीधा लाभ हानि खाता बनाने लग जाएंगे, मतलब लाभ हानि वितरण खाता बनाने लग जाएंगे कि अब तो बहुत सरल आ गया है, सीधा सीधा लाभ लिखेंगे और वो ऋण पर ब्याज निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अमन को फर्म द्वारा देय ब्याज की गणना करना है कि फर्म अमन को उसके ऋण पर कितना ब्याज देगी। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साझेदारों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मतलब अनुबंध का अभाव है। साझेदारों के बीच अनुबंध के अभाव में न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा न आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। फिर लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसके ऋण पर 6% के दर से ब्याज दिया जाएगा। यहाँ पर वही शर्त है, साझेदारी संलेख ऋण पर ब्याज के संबंध में मौन है। इसका मतलब कि उनके बीच में समझौता नहीं हुआ और ऐसी कंडीशन में हम ऋण देने वाले साझेदार को 6% की दर से ब्याज देंगे। तो उसने कब दिया? 1 जुलाई को दिया। खाते कब बंद होते हैं? 31 दिसंबर को। ये देखना पड़ेगा आपको, उसने ऋण कब दिया और खाते कब बंद हो रहे हैं। उसने 1 जुलाई को ऋण दिया और खाते बंद हो रहे 31 दिसंबर को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का ब्याज निकालना है। कितना ऋण दिया? 18,000। उसके ऋण पर समझौते के अभाव में 6% की दर से ब्याज देना है। तो अमन के ऋण पर ब्याज निकालेंगे हम, ठीक है। तो अमन के ऋण पर ब्याज यदि हम निकालने जाएंगे तो बहुत ही आसान सा निकलेगा। अमन के ऋण पर ब्याज की गणना आपको इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। ठीक, अब हम यहां फॉर्मूले लिख देंगे। ऋण पर ब्याज गुणित दर गुणित समय बटे 100 गुणित 12। ठीक, टाइम भी लिखना पड़ेगा, मतलब माह भी लिखना पड़ेगा। अब उसने कितना दिया? 18,000 रुपए का ऋण दिया है। ब्याज की दर है, समझौते के अभाव में ब्याज की दर 6% लगती है। कितने महीने का लगाएंगे? 6 महीने का। 100 गुणित 12, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 रुपए ये आ गया। उसके ऋण पर ब्याज आ गया
540 रुपए। क्लियर? चलिए, ये उसके ऋण पर ब्याज आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक फर्म के विघटन पर यश नामक एक साझेदार फर्म की ओर से वसूली के व्यय 10,000 रुपए चुकाने के लिए सहमत हो जाता है। फर्म की ओर से वसूली के व्यय जब चुकाए जाते हैं तो वसूली खाते में डेबिट में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? वसूली किसने चुकाए हैं? यश नामक एक साझेदार ने। तो जब हम वसूली खाता बनाएंगे तो वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, अब यहां पर हमें क्या करना है, इसकी क्या जनरल प्रविष्टि की जाएगी? 10,000 रुपए उसने चुकाए, अब इसकी क्या जनरल प्रविष्टि होगी? देखिए मैं बताता हूं, इसकी जनरल प्रविष्टि होगी वसूली खाता डेबिट, वसूली खाता डेबिट 10,000 रुपए, और किस नाम से? यस के पूंजी खाते से, वसूली खाता डेबिट यस के पूंजी खाते से, यस द्वारा वसूली व्यय का भुगतान। वसूली खाता डेबिट यस के पूंजी खाते से यस द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया गया। मतलब वसूली खाते के डेबिट पक्ष में वसूली व्यय को लिखा जाता है, तो इसलिए वसूली खाता डेबिट। अब यहां पर वसूली व्यय का भुगतान किसने किया? यस ने किया, इसलिए यस के पूंजी खाते से। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दिया गया है, ए तथा बी एक फर्म में बराबर के अनुपात में साझेदार हैं। उनका चिट्ठा दिया गया है, लेनदार ए का ऋण पूंजी खाता, इधर देनदार और विविध संपत्तियां। उक्त तिथि पर उन्होंने फर्म के विघटन करने का निर्णय लिया। देनदारों से 30,000 और विविध संपत्तियों से 1,20,000 रुपए वसूल हुए। वसूली खाता बनाइए। देखिए, जब भी हम वसूली खाता बनाएंगे, ठीक है, वसूली खाता बनाएंगे तो वसूली खाता, अब आपको यहां समझना है, ये चिट्ठा है, ये संपत्तियां हैं, ये दायित्व है। जब हम वसूली खाता बनाएंगे तो वसूली खाते के भी दो पक्ष होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो ये संपत्तियां जो है, ये और ये दोनों को हम वसूली खाते के कहां ले जाएंगे? डेबिट पक्ष में ले जाएंगे। एज इट इज 40,000 और 1,40,000 वसूली खाते के डेबिट में लिख दी, ये पार्ट 1 हो गया। फिर वसूली खाते के क्रेडिट में किसको लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, लेनदार को वसूली खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। ये पहली स्टेप हो गई। वसूली खाते के डेबिट में संपत्तियां लिख दी, वसूली खाते के क्रेडिट में दायित्व लिख दिए। ए का ऋण नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वसूली खाते में केवल बाह्य दायित्वों को लिखा जाता है, आंतरिक दायित्वों को नहीं। और ए का जो ऋण है ये आंतरिक दायित्व है, और आंतरिक दायित्व को हम कहां ले जाएंगे? उधर रोकड़ खाते में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, केवल लेनदार क्रेडिट में जाएगा। पहली स्टेप हो गई। फिर दूसरी स्टेप में वसूली खाते, जो संपत्तियों को बेचने से जो वसूली होगी तो उसे हम कहां लिखेंगे? 30,000 और 1,20,000 वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखाएगा ये, और लेनदारों का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो हम सवाल कर लेते हैं। चलिए, कब बनाना है हमें? 31 मार्च 2018 को वसूली खाता हमें बनाना है, तो हम बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं। 31 मार्च 2018 छोटा सा बनेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आते हैं, जो कि 2 मिनट में बन जाएगा ये। वसूली खाता इकतीस मार्च 2018 को अब देखिए, सबसे पहले वसूली खाते में क्या लिखना है? जो संपत्तियां हैं वो संपत्तियां हमें यहां लिखना है, और किस नाम से लिखना है? विविध संपत्तियां। ठीक है, अब विविध संपत्तियों में
चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जितनी भी संपत्तियां हैं, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में रोकड़ और बैंक में रोकड़ को छोड़ के जितनी भी संपत्तियां वो सब लिखेंगे। देनदार 40,000, विविध संपत्तियां 1,40,000। तो इधर देनदार 40,000 और विविध संपत्तियां 1,40,000, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगी 1,80,000। ये हम संपत्तियां उठा के ले आए वहां से। रोकड़ और बैंक में रोकड़ और डूबत ऋण प्रावधान, इनको छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों को उठा के यहाँ ले आओ जब भी वसूली खाता बनाना होगा, ये याद रखना। रोकड़, बैंक में रोकड़, डूबत ऋण प्रावधान, ये तीन को छोड़ दो और बाकी सारी संपत्तियों को उठा के आप यहाँ लिख दो। अब क्रेडिट साइड में क्या दिए हैं? दायित्व पक्ष में जितने भी, कौन से दायित्व? बाह्य दायित्व। बाहरी दायित्व में क्या दिया गया है? लेनदार है दिए हैं। तो लेनदारों को हम यहाँ पर लिखेंगे। बाहरी दायित्व में जो लेनदार है कितने रुपए के हैं? 90,000 रुपए के हैं, ये हमने लिख दी। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। संपत्तियां यहाँ ले आए और दायित्व अब यहाँ ले आए। अब वसूली होगी, तो वसूली को कहाँ लिखना है? आपको यहाँ लिखना है। और किस नाम से लिखना है? रोकड़ खाता, इस नाम से लिखना है, क्योंकि संपत्तियों को बेचने से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो रोकड़ खाता क्रेडिट। अब क्या क्या है रोकड़ खाते में, क्या क्या वसूली हुई ये देख लेते हम। देनदारों से 30,000 और संपत्तियों से 1,20,000 रुपए की वसूली हुई। 30 और 1 20, ठीक है। तो देनदारों से 30,000 और विविध संपत्तियों से 1 20, टोटल कितना पैसा वसूल हुआ? 1,50,000। ये जो वसूली हुई वो लिख दिया। अब आपके पास जो दायित्व है भुगतान करने के लिए क्या है? लेनदार है। लेनदारों के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि भुगतान करना है कि नहीं करना है। यदि कुछ नहीं लिखा है फिर भी हमें लेनदारों का भुगतान करना पड़ेगा। और लेनदारों का भुगतान आप किस में करेंगे? रोकड़ में करेंगे। रोकड़ खाता। कितने रुपए के लेनदार हैं? 90,000 के। और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे लेनदार। बस आपका सवाल हो गया। आप इसका बैलेंस निकाल दो, डेबिट और क्रेडिट, जैसे आ जाएगा आपका। चलिए क्रेडिट पक्ष का टोटल करते हैं। 1,50 और 90, पहले डेबिट का कर लेते हैं। तो 1,80 और 90, 2,70,000। क्रेडिट 2,40,000। इसका मतलब क्या हुआ? आपका डेबिट पक्ष बड़ा है, क्रेडिट पक्ष छोटा है, तो यहां आपको वसूली पर क्या आ रही है? हानि आ रही है। 2,70,000। 2,70,000 में से 40,000 गया तो हानि आ गई 30,000। ये हो गया 2,70,000। ए और बी बराबर के अनुपात में साझेदार हैं। 15,000 रुपए की हानि दोनों को आई। बस फिनिश, क्वेश्चन हो गया। 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। पहले स्टेप में रोकड़, बैंक में रोकड़ और डूबत ऋण प्रावधान, इनको छोड़ के बाकी सारी संपत्तियों को आप यहां लिखो। बाहरी दायित्वों को यहां लिखो। फिर संपत्तियों को बेचने से जो वसूली होगी चिट्ठे के बाहर जो आपको मिलेगा वो रोकड़ खाते के रूप में यहां लिखो। दायित्व के भुगतान को आप यहां लिखो और दोनों का बैलेंस निकाल दो, डेबिट क्रेडिट का। बस ये सवाल ही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रियांश लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 50,000 समता अंश जनता में निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कल ही मैंने सवाल कराया, 2022 में सेम क्वेश्चन आया था। 2022 100 रुपए वाले 50,000 मतलब कितने रुपए के हो गए? ये 50 लाख रुपए के हो गए। और 50 लाख रुपए क्या आएगा? बैंक खाता डेबिट, समता अंशधारियों के खाते से। फिर दूसरी समता अंशधारियों का खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाते से। सेम का सेम क्वेश्चन, कुछ भी केवल अमाउंट का अंतर है। उसमें 5 लाख रुपए था, यहां पर 50 लाख रुपए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है एक्स तथा वाई 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी पूंजी है 50,000 और 30,000। पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है
वाई को 5,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है। 2017 में वाई को वेतन देने के पूर्व एवं पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व 12,500 रुपए का लाभ था। हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। वेरी सिंपल है। इसके पहले लाभ हानि नियोजन खाता आया था 2022 में। कौन सा पूछा था? कल मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाने को आया था, और उसमें कौन सा पूछा था? उन्होंने लाभ की गारंटी वाला पूछा था। और लाभ की गारंटी में कि भाई कीर्ति को किसने कोई सा था एक साझेदार ने उसको गारंटी दे दी थी, तो उसको उसके खाते में से हमने पैसा माइनस कर दिया था उतना। ये लाभ की गारंटी वाला सवाल इसके पहले वाले वीडियो में था। अब इसमें उन्होंने सिंपल सा लाभ हानि नियोजन खाता पूछ लिया है। उसमें पूंजी पर ब्याज देना है, वाई को वेतन देना है, और उसके बाद जो लाभ बचेगा उस लाभ को 3:2 में बांट देना है। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर कोई सम जो तारीख वारीख कुछ नहीं दिए, वर्ष 2017 दिया है, तो वर्ष 2017 लाभ हानि नियोजन खाता। वेरी सिंपल है। चलिए बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं। छोटा सा खाता बनेगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम। वर्ष 2017 लाभ हानि नियोजन खाता। खाते का प्रारूप तो सभी को मालूम है। लाभ हानि नियोजन खाता वर्ष 2017। क्रेडिट डेबिट विवरण राशि, विवरण और राशि। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं। उसमें पहले लाभ की गारंटी था, इसमें सिंपल क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? सबसे पहले क्या लिखेंगे हमने इसमें? लाभ हानि खाता। आपको जो लाभ है वो आप कहां से ला रहे हैं? कौन से खाते से ला रहे हैं? लाभ हानि खाते से ला रहे हैं। और क्या ला रहे हैं आप? शुद्ध लाभ ला रहे हैं। शुद्ध लाभ कितना है? 12,500। अब इस 12,500 में से आपको क्या देना है? प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको देना है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज देना है। तो पूंजी पर ब्याज कितना देना है भैया? प्रश्न के अनुसार x और y है 50,000, 30,000, 5% की दर से। तो पूंजी पर ब्याज 50,000 गुणित 5/100, 30,000 गुणित 5/100 कितना आ जाएगा? 2500 और 3×5 1500। 2500 और 1500। x का 2500, y का 1500, 2, 3 और 1 4,000। ये पूंजी पर ब्याज दे दिया। इसी प्रकार से y का वेतन, तो y को वेतन दिया जाता है। किस दर से दिया जाता है? तो उसको 5,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाता है। तो आप यहाँ लिख दो 5,000 रुपए। मतलब इस लाभ में से हमने पूंजी पर ब्याज दे दिया, वेतन दे दिया, बस जो बचा हुआ लाभ है उसको आप उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। कितना बचा? चलो निकाल लेते हैं। कितना है? 12,500। इसमें से घटा दो 9,000, कितना बचा? 3,500। ये आ गया लाभ। इस लाभ को x और y में बांट देना है। x और y में उनके लाभ विभाजन अनुपात में। प्रश्न में यदि लाभ विभाजन अनुपात दिया हो तो उस अनुपात में, नहीं दिया हो तो बराबर बराबर। क्या दिया है? 3:2। तो ये 3500 को हम 3:2 में बांटेंगे। तो 3500 गुणित 3/5, 3 और 2 5, और x का हिस्सा 3। इसी प्रकार से y का 3500 गुणित 2/5, 5 7 35, 7 3 21, 5 7 35, 7 2 14, 2100 और 1400 रुपए। ये आ गया। बस हो गया सवाल हमारा। लाभ हानि नियोजन खाता कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अगला सवाल है फिर हमारे सामने। एक फर्म ने विगत 4 वर्षों में क्रमशः 10,000,
6,000, 12,000 और 18,000 रुपए का लाभ कमाया, गत 4 वर्षों का लाभ दिया है। फर्म में 50,000 रुपए की पूंजी का विनियोग किया गया है। विनियोग की प्रत्याय दर इसी प्रकार के व्यवसाय में 15% प्रति वर्ष है। ये विनियोजित पूंजी हो गई, ये उस विनियोजित पूंजी पर लाभ की दर हो गई। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि से कीजिए। अब हमें यहाँ पर कौन सी विधि से करना है? अधिलाभ विधि से करना है। अब आपको याद दिला दूं, 2022 में कौन सी विधि से आया था? औसत लाभ विधि से, और 3 वर्ष क्रय के आधार पर औसत लाभ विधि वाला था। याद करो, पिछले 5 वर्षों के लाभ का जोड़ किया था, 5 का भाग दिया, उसमें 1 वर्ष की हानि थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सी विधि आ गई? अधिलाभ विधि आ गई। अब अधिलाभ विधि से हम सवाल को करेंगे तो अधिलाभ का सूत्र क्या है? अधिलाभ विधि, तो अधिलाभ का सूत्र क्या है? औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। अब यहां पर आपको औसत लाभ भी चाहिए, सामान्य लाभ भी चाहिए। औसत लाभ तो निकल जाएगा, 4 वर्षों के लाभ को जोड़ेंगे, 4 का भाग देंगे, औसत लाभ। सामान्य लाभ कैसे निकलेगा? विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100, तो 50,000 गुणित 15 बटे 100 सामान्य लाभ आ जाएगा। तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाएंगे तो अधिलाभ, और अधिलाभ में आप 3 वर्ष का गुणा करेंगे तो आपकी ख्याति आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इस सवाल को कर लेते हैं। तो ख्याति की गणना, अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना मैं यहां लिख देता हूं। अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना। अब अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? मैं ए डाल देता हूं, अधिलाभ। ठीक है, अधिलाभ बराबर औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। ठीक, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें अधिलाभ ज्ञात करने के लिए, औसत लाभ चाहिए और सामान्य लाभ चाहिए। अब बी लिखूंगा मैं, औसत लाभ बराबर गत 4 वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। ठीक, गत 4 वर्षों के लाभ का योग, गत 4 वर्ष के लाभ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। 10, 6, 12 और 18। 10,000, 6,000, 12,000 और 18,000, ये 4 वर्ष के लाभ हो गया बटे 4। इसको जोड़ेंगे, 10, 6, 16, मतलब 12, 6, 18, 18 दूनी 36 और 10 46, 46,000 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये आ गया आपका 11,500। ये क्या आ गया? औसत लाभ आ गया। ठीक, अब हम सी नंबर पर चलेंगे, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या है? विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। विनियोजित पूंजी कितनी है? विनियोजित पूंजी है 50,000, लाभ की दर है 15 बटे 100, 15 पंजे 7500। ये आ गया आपका सामान्य लाभ। औसत लाभ भी आ गया, सामान्य लाभ भी आ गया। यदि आप अधिलाभ निकालना चाहोगे तो अब आपके सामने अधिलाभ निकल आएगा। अधिलाभ 3 नंबर पर, ठीक है, अधिलाभ बराबर, अब आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ आया 11,500, सामान्य लाभ आ गया 7,500, 8, 9, 10, 11, 4,000 का अंतर आया, यह आ गया आपका अधिलाभ। अब
ई नंबर पे आ गई ख्याति। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। अधिलाभ आया आपका 4000, क्रय के वर्ष है 3 बराबर 12। ये आ गई आपकी ख्याति और यही है हमारा आंसर। ठीक, बहुत सिंपल सा, आपको बहुत मजा आएगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम सीढ़ियां उतरते एक के बाद एक, एक के बाद एक, या मजा आता है। इसी प्रकार से आपको अब अधिलाभ का सूत्र लिखिए। अधिलाभ के आधार पे औसत लाभ, औसत लाभ सामान्य लाभ, फिर औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाया अधिलाभ, और ख्याति का सूत्र लगा दिया अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। आपकी यह ख्याति आ गई 12000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रिया, प्रीति और पूजा एक फर्म में समान लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने भविष्य में लाभ विभाजन अनुपात 2-2-1 रखने का निर्णय लिया। बताइए कि पुनर्गठन में किस साझेदार को कितना त्याग करना पड़ेगा, किस साझेदार को कितना नफा होगा। प्रिया, प्रीति और पूजा, ठीक है, समान अनुपात में साझेदार है, 1-1-1। अब नया कर लिया उन्होंने 2-2-1। ठीक है, प्रिया, प्रीति और पूजा याद रखना। तीन साझेदार हैं, तो प्रिया, प्रीति और पूजा। अब इनका जो पुराना है, पुराना अनुपात, और 2-2-1 ये आ गया नया अनुपात। बस प्रश्न के अनुसार आपने सबसे पहले तो यहां लिख लिया कि तीन साझेदार हैं, प्रिया, प्रीति और पूजा। पुराना अनुपात है समान, मतलब 1-1-1। नया अनुपात है 2-2-1। अब किसको त्याग करना पड़ेगा, किसको प्राप्ति होगी, ये कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं पर त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात बराबर, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। ठीक है, पुराना ऋण नया। सबसे पहले तो प्रिया का लेते हैं। प्रिया का पुराना कितना है, एक हिस्सा है, मतलब 1/3। नया कितना है, 2/5। इसी प्रकार से प्रीति का 1/3 ऋण 2/5। फिर पूजा का 1/3 ऋण 1/5। ठीक, फॉर्मूला रखा है और फॉर्मूले में हमने मान रख दिया। इसको हल करेंगे, 5×3 = 15, 5 × 5, 3 दूनी 6। अब देखिए फॉर्मूला हमने लगाया त्याग का फॉर्मूला लगाया, मतलब पुराने में से नया घट जाना चाहिए। घट गया तो त्याग है, नहीं घटा तो प्राप्ति है। यहां पर 5 में से 6 घट रहा है, नहीं घट रहा है, इसलिए ये जो 1/15 है ये क्या होगी, प्राप्ति होगी। आगे 5×3 = 15, 5 × 5, 3 दूनी 6। यहां भी घट रहा है क्या, नहीं घट रहा है, तो 1/15 ये भी क्या होगी, प्राप्ति होगी। फिर आगे चलेंगे, 5×3 = 15, 5 × 5, 3 × 3। 5 में से 3 घट गया, मतलब 5 बड़ा है 3 छोटा है। पुराने में से नया घट गया तो क्या आ गया, त्याग आ गया। कितना है, 2/15। ये क्या आ गया, त्याग आ गया। आंसर पता चल गया। ए मतलब प्रिया और प्रीति की प्राप्ति और पूजा का त्याग। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे प्रिया व प्रीति की प्राप्ति 1/15 और पूजा का त्याग 2/15। जितना त्याग, जितना उन्होंने प्राप्त किया, प्रिया और पूजा ने 1/15 1/15 प्राप्त किया, मतलब दोनों कितना हो गया, 2/15, और 2/15 उसने त्याग किया, बराबर है। 1 और 1 2,
2 हिस्सा त्याग किया तो 2 हिस्सा प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा सवाल ये। चलिए आगे बढ़े हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे कि बी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 समता अंश सम मूल्य पर निर्गमित किए। 10 रुपए वाले 10,000 अंश मतलब कितने रुपए के हो गए? 1,00,000 रुपए के हो गए। सिंपल सी बात। सम मूल्य पर निर्गमित किए मतलब 10 रुपए का अंश 10 रुपए पर ही निर्गमित किया। आवेदन पर 3 रुपए मांगे, आवेदन पर 3 रुपए मांगे, आवंटन पर 3 रुपए मांगे, प्रथम और अंतिम याचना पर 4 रुपए मांगे। 3 और 3 6 और 4 10। सभी राशि यथा समय प्राप्त हो गए। कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। आ जाएगा 6 प्रविष्टि होगी आवेदन की, आवंटन की, फर्स्ट और अंतिम याचना की। कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। खुशी लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 12% ऋण पत्र 110 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर पर निर्गमित किए। भाई 100 रुपए का ऋण पत्र है, 110 पर निर्गमित किया और कितने? 10,000 ऋण पत्र है। संपूर्ण राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई। जर्नल प्रविष्टि कीजिए। भाई ऋण पत्र है और एक मुश्त वाला है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 10,000 100 रुपए वाले 12% ऋण पत्र 110 पर। चलिए जनरल प्रविष्टि करेंगे। एक मुश्त वाली प्रविष्टि होगी हमारी, तो सबसे पहली प्रविष्टि होगी हमारी बैंक खाता, बैंक खाता कितने हैं? 10,000 गुणित 110, 10,000 गुणित 110 है ना, 10 रुपए प्रीमियम पर। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 गुणित 110 तो 100 रुपए वाले हैं, है ना। तो ये 2 हो गया, तो 10 लाख और 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख, तो 11 लाख रुपए हो गए। ठीक है, तो ये बैंक खाता डेबिट 11 लाख। 12% ऋण पत्र धारियों के खाते से 11 लाख रुपए। भाई 11 लाख रुपए आया, एक मुश्त राशि प्राप्त, एक मुश्त राशि प्राप्त। बस आपको मल्टीप्लाई करना था इसे 10,000 गुणित 110, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 11 एकम 11 और ये 0 जोड़ दो, 1 2 3 4 और 5 हो गए 11 लाख। 11 एकम 11 और 1 2 3 4 और 1 5, 5 0 जोड़ दे 11 लाख हो गया। तो बैंक खाता डेबिट, बैंक में पैसा आया कितना? 10,000 गुणित 110, 11 लाख रुपए आए। किसने दिए? 12% ऋण पत्र धारियों ने दिए, 12% ऋण पत्र धारियों के खाते से। अब ये 12% ऋण पत्र धारियों का जो पैसा है, 12% ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट, भाई ये जो पैसा है ये अब हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? 12% ऋण पत्र खाते से। पहले तो एक ऋण पत्र कितने का है? 100 रुपए का है। और कितने ऋण पत्र हैं? 10,000 ऋण पत्र है। मतलब कितना पैसा हो रहा है? 10 लाख रुपए हो रहा है। ऋण पत्र की राशि कितनी है? 10 लाख। ठीक है, और प्रीमियम खाते से, प्रीमियम खाते से, प्रीमियम पर कितना है? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो ऋण पत्र धारियों की राशि ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित। ठीक, जब प्रीमियम पर, जैसे इसके पहले अंश वाला आया था, हमने क्या लिखा था? बैंक खाता डेबिट अंशधारियों के खाते से, समता अंशधारियों के खाते से। तो समता अंशधारियों का खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाते से, क्योंकि वो सम मूल्य पर निर्गमन था।
सम मूल्य पर निर्गमन था, एक मुश्त राशि प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर सेम वही है, ऋण पत्र यदि मान लो होता है कि 100 रुपए का ऋण पत्र है, 10,000 ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमन की, तो क्या होता है, बैंक खाता डेबिट ऋण पत्र धारियों के खाते से, ऋण पत्र धारियों का खाता डेबिट ऋण पत्र खाते से, प्रीमियम नहीं आती। अब 10 रुपए प्रीमियम पर निर्गमन किया और इसलिए भाई 100 रुपए तो प्रीमियम ऋण पत्र खाते में गया और 10 रुपए प्रीमियम खाते में गया, इसलिए यहाँ पर अलग अलग करना पड़ा। ठीक है, तो ये भी एक मुश्त आया, कैसा, प्रीमियम वाला आ गया। आपको इस तरीके से इसको करना पड़ेगा, आप देखिए और उसको समझिए। आगे चलते हम कि सोनू लिमिटेड ने अतुल ट्रेडर्स से 5,50,000 रुपए में एक मशीन खरीदी। 5,50,000 में एक मशीन खरीदी। जब भी मशीन खरीदी जाती है तो मशीन खाता डेबिट, और आप भुगतान कैसे कर रहे हो, नगद करोगे तो रोकड़ खाते से, उधार खरीदोगे तो सोनू लिमिटेड से। क्रय मूल्य के भुगतान स्वरूप कंपनी ने अतुल ट्रेडर्स को 100 रुपए वाले 15% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमन किए। 100 रुपए वाले 15% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमन किए। कंपनी के पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करना है। चलिए, तो हमें सोनू लिमिटेड ने अतुल ट्रेडर्स से खरीदा है, सोनू लिमिटेड ने अतुल ट्रेडर्स से खरीदा है। तो अब हम सवाल कर लेते हैं। अब सबसे पहली एंट्री क्या होगी, मशीनरी खाता डेबिट। भाई आप मशीन खरीद रहे हो तो मशीनरी खाता डेबिट, कितने रुपए की खरीदी, 5,50,000 रुपए की। और किससे खरीदी, अतुल ट्रेडर्स से। किससे खरीदी, अतुल ट्रेडर्स से 5,50,000 मशीन क्रय। अब अतुल ट्रेडर्स को हम भुगतान करेंगे। अतुल ट्रेडर्स डेबिट 5,50,000 रुपए। अतुल ट्रेडर्स को अब पाने वाला हो गया, भाई मशीन खरीदी, मशीन खाता डेबिट अतुल ट्रेडर्स से। अब अतुल ट्रेडर्स को भुगतान करें तो पाने वाला डेबिट, अतुल ट्रेडर्स डेबिट। अब आपने क्या क्या दिया उसको वो सब लिख दो। आपने क्या दिया, 15% ऋण पत्र खाते और प्रीमियम खाते। ठीक, अब देखिए, अब हम यहां पर देखते हैं कि हमें 5,50,000 रुपए उसको देना है। कितना देना है, 5,50,000 रुपए। अब एक ऋण पत्र की वैल्यू कितनी है, 100 रुपया है, और कितने प्रतिशत प्रीमियम पर निर्गमन किया, 10 रुपए पर निर्गमन किया। इसका मतलब 100 रुपए का ऋण पत्र 110 पर हमने दिया उसको, मतलब एक ऋण पत्र की वैल्यू हो गई 110 रुपए। तो कितने ऋण पत्र हमें देना पड़ेगा, 11 पंजे 55, तो 5,000। मतलब जो ऋण पत्र हैं, ऋण पत्र कितने हो गए, 5,000 ऋण पत्र हो गए। 5,000 गुणित एक ऋण पत्र की वैल्यू हो गई 100 रुपए, तो 5 लाख रुपए ऋण पत्र की राशि हो गई। प्रीमियम राशि, प्रीमियम राशि 5,000 ऋण पत्र गुणित 10 रुपए प्रीमियम, तो 50,000 रुपए प्रीमियम राशि हो गई। बस यहां पर लिख दो 5 लाख और यहां लिख दो 50,000 और यहां लिख दो 15% ऋण पत्र 5,000, है ना। आप उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 5,000 15% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित। 5,000 15% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित। आपने कितने ऋण पत्र जारी किए, 5,000। 100 रुपए का ऋण पत्र है 10% प्रीमियम पर, मतलब 10 रुपए प्रीमियम सहित, तो 5,50,000 में तो 5,50,000 का पेमेंट हुआ, जिसमें 5 लाख रुपए ऋण पत्र के, 50,000 रुपए प्रीमियम राशि के। क्लियर, चलिए ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम। अगला है
तुलनात्मक आय विवरण वाला ये हमारे कोर्स के बाहर हो गया। फिर ये आय व्यय प्राप्ति भुगतान खाता, ये भी हमारे कोर्स के बाहर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी डी 3, 2, 1, 4 के अनुपात में साझेदार है। ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। भाई इसमें से जो ए है वो क्या कर रहा है, फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। बी तथा सी दोनों, तो जो बी और सी जो दोनों हैं ये ए का भाग 3:2 के अनुपात में प्राप्त करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात और नफे का अनुपात बताइए। तो नफे का अनुपात तो 3:2 ही हो गया, क्योंकि उन्होंने 3:2 में उसको प्राप्त किया है। बस हमें क्या निकालना है, नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है। तो ए बी सी डी 3, 2, 1, 4। चलिए कर लेते हैं इसको हम। ए बी सी डी 3, 2, 1 और 4। ठीक, इसमें से अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कौन है, ए। अब ए का जो हिस्सा है इसको बी और सी 3:2 में खरीद रहे हैं। ये जो ए का हिस्सा है उसको किस अनुपात में ले रहे हैं, वो 3:2 में ले रहे हैं। ए बी सी डी 4 साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात है 3, 2, 1 और 4। अब ए फर्म से जा रहा है तो ए का जो हिस्सा है 3, उस 3 हिस्से को बी और सी ये दोनों 3:2 में ले रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, लाभ विभाजन, नया लाभ विभाजन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर प्राप्ति अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राप्ति अनुपात, क्योंकि जो ए और बी और सी इन्होंने ए के हिस्से को कितना कितना प्राप्त किया। तो भाई ए का हिस्सा कितना है, 3, 2, 5, 6 और 4 10, मतलब 3/10। ए का हिस्सा कितना हुआ, 3/10। 3/10 का बी ने कितना लिया, 3/5। 3:2 में लिया ना। फिर इसी प्रकार से ये किसने लिया, चलो मैं यहां लिखना पड़ेगा ना, किसने लिया, बी ने लिया। तो बी 3/10 का 3/5 और सी ने 3/10 का 2/5। मतलब 3/10 जो ए का हिस्सा था उसका 3/5 बी ने लिया और 2/5 सी ने लिया। का मतलब गुणा। जब गुणा का चिन्ह होता है तो ऊपर ऊपर की संख्या आपस में गुणा हो जाती है। 3 3 9 और 10 पंजे 50, 3 दूनी 6, 10 पंजे 50। ये हो गई उनकी प्राप्ति, ये हो गई उनकी प्राप्ति। अब इस आधार पर आप क्या निकालेंगे, नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे। तो नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर नया अनुपात बराबर पुराना प्लस प्राप्ति, पुराना प्लस प्राप्ति। सबसे पहले तो ए तो हट गया, बी बचा। बी का पुराना कितना है, बी का पुराना है 2/10 प्लस प्राप्त कितना किया, 9/50। सी का पुराना है 1/10, प्राप्त कितना किया, 6/50। डी का 4/, भाई डी तो इन्वॉल्व है ही नहीं तो डी का वैसा रहेगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 50, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, 10 पंजे 50, 5 दूनी 10 और ये 9, 19/50। 10 और 50 में 50 आ रहा है, 10 पंजे 50, 5 एकम 5, 50 एकम 50 और 6 11/50। अब 4/10 को यदि हमें 50 में बदलना है तो ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दो। तो 4 पंजे 20 और 10 पंजे 50। तो नया रेशो क्या आ गया, 19/50, 11/50 और 20/50, या 19, 11 और 20।
ये आ गया, ये आ गया हमारा नया अनुपात। क्लियर, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल दिया है कि एक्स लिमिटेड कंपनी ने सुरेश के 10 रुपए वाले 200 अंशों जो कि पूर्ण याचित थे, मतलब कंपनी ने 10 रुपए पूरे मांग लिए थे, उन्हें जब्त कर लिया। 10 रुपए वाले 200 अंशों की राशि को जब्त कर ली। उसने आवंटन राशि 3 रुपए प्रति अंश और अंतिम याचना राशि 4 रुपए प्रति अंश की दर से नहीं चुकाई थी। इसका मतलब उसने आवेदन राशि ये 4 और 3 ये 7 रुपए नहीं दिए थे, 3 रुपए आवेदन के दिए थे। उसने केवल आवेदन 3 रुपए प्रति अंश की दर से चुका दी थी। उसके सारे अंश रिंकी को 8 रुपए प्रति अंश की दर से पूर्ण दत्त पुनः निर्गमित कर दिए गए। अंशों की जब्ती और पुनर्निर्गमन संबंधी जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर 200 अंश है 10 रुपए वाले, हम अब उसकी जनरल प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जब भी अंशों का जब्ती वाली प्रविष्टि होगी तो क्या आएगा यहाँ पर, अंश पूंजी खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता। अब कितने अंश हैं, 200 अंश हैं 10 रुपए वाले, तो उसकी अंश पूंजी कितनी हो गई, 2000 हो गई, क्योंकि पूर्ण दत्त है, मतलब कंपनी ने पूरे 10 रुपए पूरे मांग लिए थे। अब ये तो अंश पूंजी हो गई 200 गुणित 10 2000। ठीक है, अब हमें उसका हिसाब देना है। तो सबसे पहले तो उसने अंश आवंटन खाते से जो याचनाएं भुगतान नहीं करी थी, 3 रुपए आवंटन की राशि का भुगतान नहीं किया उसने, तो 200 गुणित 3 तो कितना हो जाएगा, 600 रुपए। ठीक, फिर अंश प्रथम व अंतिम याचना से 200 गुणित 4 मतलब 800 रुपए आवंटन के और प्रथम याचना के, वो उसने भुगतान नहीं किए थे। अब हमें भुगतान, जो उसने भुगतान किया था उसको हम जब्त कर लेंगे। अंश हरण खाते से उसने आवेदन राशि जो 3 रुपए दी थी वो कंपनी ने जब्त कर ली। 2 तिया 6, 6 8 14 और 6 20, ये बराबर हो गया अंशों का हरण। ये क्या हो गई, ये जब्ती वाली प्रविष्टि हो गई। आपने अंशों का हरण कर लिया, कितने, 600 रुपए राशि जब्त कर ली। अब आपने इन्हीं अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया गया 8 रुपए पूर्ण दत्त पर। तो आप क्या लिखेंगे, बैंक खाता, बैंक खाता कितने हैं, 200 अंश हैं, और एक अंश को आपने कितने पर बेचा, रिंकी को 8 रुपए पर। तो आपको कितना मिला, 2 अट्ठे 1600। लेकिन अंश की वैल्यू तो 10 रुपए थी, 2 रुपए का घाटा जा रहा है। 2 रुपए का घाटा आप कहां से एडजस्ट करोगे, अंश हरण खाते से। अंश हरण खाता 200 गुणित 2 रुपए, तो ये 400 रुपए आप किसमें से शामिल कर लोगे, अंश हरण की जो जब्ती की गई राशि है 600 रुपए, उसमें से 400 रुपए का घाटा मिलाओगे, और यहां आ जाएगा अंश पूंजी खाते से। अंश पूंजी खाते, अंश पूंजी कितनी है आपकी, 200 गुणित 10 मतलब ये हो जाएगी 2000। क्या जाएगा, अंशों का पुनर्निर्गमन। आपने अंशों को क्या कर दिया, 8 रुपए पर पुनर्निर्गमन कर दिया था, घाटे की राशि अपने अंश हरण खाते से शामिल कर ली। आपने जब्त किया था 600 रुपए, 600 में से 200 400 रुपए आपने पुनर्निर्गमन में मिला दिया, बचे कितने, 200 रुपए। अब जो 200 रुपए है इसको आप पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो अंश हरण खाता डेबिट, अंश हरण खाता डेबिट 200 पूंजी संचय खाते से। ये जो पैसा है इसको आप कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, पूंजी संचय खाते में। हरण
राशि पूंजी संचय में हस्तांतरित, हरण की जो राशि है उसको अपने पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दी। ये हरण, ये पुनर्निर्गमन और बची हुई जो हरण की राशि है पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, एक कंपनी का चालू अनुपात 4.5:1, त्वरित अनुपात 3:1 है। यदि स्टॉक का मूल्य 72,000 रुपए है तो कुल चालू दायित्व ज्ञात कीजिए। 4.51, 3:1 और 72,000। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? कुल दायित्व। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे हम चालू अनुपात। अब चालू अनुपात का फॉर्मूला तो मालूम है, क्या लिखेंगे हम? चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब हमें यहां पर क्या पता करना है? हमारे से पूछा गया है कि चालू दायित्व ज्ञात कीजिए। अब चालू दायित्व ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि चालू दायित्व बराबर एक्स, कि चालू दायित्व क्या है? एक्स है। ठीक है, अब यहां पर यदि हम लिखेंगे कि चालू अनुपात कितना है? 4.5/1। चालू अनुपात क्या है? 4.5:1, मतलब 4.5/1। चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व कितने हो गए? एक्स। ठीक है, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व हमारे कितने हो गए? एक्स हो गए। अब हमारे सामने क्या आ जाएगा? यदि हम त्रियक गुणा करते हैं, ठीक है, यदि हम त्रियक गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इसका और इसका, तो चालू संपत्ति बराबर 4.5x। ये क्या आ गई? हमारी चालू संपत्ति आ गई। ठीक, क्लियर हुआ। अब बी पर आएंगे हम, तरल अनुपात। देखिए फिर से बता दो, चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, ये फार्मूला लिख दिया। अब हमें प्रश्न में पूछा है कि चालू दायित्व ज्ञात कीजिए, तो चालू दायित्व हमने मान लिया x, हमने उसको मान रख दिया। चालू अनुपात क्या दिया है प्रश्न में? 4.5:1, तो उसको बटे में लिख सकते हैं। 4.5/1 बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व का हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब हमारे पास एक प्रश्न मिल गया। अब उसको हमने हल किया, तो इसको त्रियक गुणा किया, 4.5 का x में किया 4.5x, चालू दायित्व का एक में किया, चालू संपत्ति का इधर किया, तो चालू संपत्ति बराबर 4.5x। इसी प्रकार से तरल अनुपात बराबर तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब अभी हमने जैसे दायित्व क्या माना? x माना, तो यहां पर तरल अनुपात हमारा क्या है? देख लेते हैं हम, तरल अनुपात कितना दिया गया है? तरल अनुपात है 3:1, तो इसको हम लिखेंगे 3/1। 3:1 मतलब 3/1 बराबर तरल संपत्ति बटे x। क्रिया गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तरल संपत्ति बराबर 3x, ये आ गया। ठीक, अब हम चलेंगे सी पर। अब हमारे सामने दिया गया है एक फॉर्मूला, हमें पता है स्टॉक बराबर
स्टॉक बराबर चालू संपत्ति में से तरल संपत्ति माइनस करेंगे। ये चालू जो संपत्तियां होती है, चालू संपत्ति में से तरल संपत्ति यदि माइनस कर दी जाती है तो क्या बचता है? स्टॉक बचता है। अब प्रश्न के अनुसार हमारे पास जो स्टॉक की राशि है वो कितनी है? 72,000 है। तो स्टॉक हमने लिख दिया 72,000। अब अभी जो हमें मिला था चालू संपत्ति कितनी आ गई हमारी? 4.5x। तरल संपत्ति हमारी आ गई 3x। यदि हम इसको हल करेंगे कितना बचा? तो 1.5x। अब यदि हम इसको हल करने जाएंगे तो x बराबर 72,000 बटे 1.5। अब इसको यदि हम काटने जाएंगे तो 72,000 को आप 1.5 से यदि काट देंगे तो कितना बार कटेगा? दशमलव की 1 और बाकी के अंक की 0। ठीक, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24,000 गुणित 48। तो x हमारा आ गया 48,000। x का मान हमने क्या रखा था? चालू दायित्व। तो चालू दायित्व आ गया हमारा 48। ये आ गया हमारा आंसर। चालू दायित्व हमें पता चल गया। क्लियर? देख लो एक बार, बहुत ही अच्छा और आसान सा सवाल था। अब इसके बाद पूछा है कि रोकड़ बहा विवरण तैयार करने के लिए निम्नांकित मदों को संचालन क्रियाएं, विनियोग क्रियाएं, वित्तीय क्रियाओं में वर्गीकृत कीजिए। भाई रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते हैं तो 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है, संचालन क्रियाएं, विनियोग क्रियाएं और वित्तीय क्रियाएं। अब यहाँ पर मशीनरी का क्रय, मशीन क्या है? एक संपत्ति है, और संपत्ति का क्रय और विक्रय एक विनियोग क्रिया है। हम यहाँ लिख देंगे विनियोग क्रिया। ठीक, लाभांश का भुगतान, भाई लाभांश का भुगतान आप किस पर करेंगे? अंशों के ऊपर अंशों का निर्गमन और अंशों के ऊपर लाभांश का भुगतान। ये आपका आ जाएगा वित्तीय क्रिया। ऋण पत्रों का निर्गमन वित्तीय क्रिया, अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, ये सभी क्या आएगा? वित्तीय क्रिया। आयकर का भुगतान संचालन क्रिया आएगी, आयकर का भुगतान संचालन क्रिया। लाभांश की प्राप्ति, ये भी क्या जाएगा? वित्तीय क्रिया। नहीं सॉरी, लाभांश की जो प्राप्ति है वो आएगी हमारी विनियोग क्रिया, क्योंकि आपने अंशों को खरीदा है और उस पर आपको लाभांश मिल रहा है, तो ये आपकी हो जाएगी विनियोग क्रिया, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट पर लाभांश मिल रहा है। ठीक है, तो लाभांश की जो प्राप्ति, आपने अंश खरीदे मतलब इन्वेस्टमेंट किया और उस पर लाभांश मिल रहा है, इसलिए विनियोग क्रिया। और यहाँ आपने अंश जारी किए गए हैं और उन पर आप लाभांश का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए ये वित्तीय क्रिया। क्लियर? तो बहुत ही अच्छे सवाल थे। 2021 वाला जो पेपर है प्रश्न पत्र बहुत ही बढ़िया है बच्चों। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, आप इन सवालों को बार बार देखिए, किस टाइप से मैंने हल किया है उनको समझिए, और कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर हम, अभी मैं ये मानकर चलिए कि जैसे हमने ऑब्जेक्टिव किए थे, जो बोर्ड परीक्षा के पेपर के ऑब्जेक्टिव किए थे, ऐसे मैंने बनाए हुए ऑब्जेक्टिव भी, जैसे 32 आउट ऑफ 32, ये मैंने बोला था कि मेरी प्लेलिस्ट में बने हुए, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैं एक बार फिर से आपको पढ़ाऊंगा। तो 4 को पेपर है, उसके पहले ही मैं 3 तारीख को आपको वो, तो कल शाम में ही या फिर 3 तारीख को मॉर्निंग में उसका एक वीडियो भेजूंगा, ताकि आप एक नज़र में सारी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव को आप देख पाएंगे। एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा मैं, तो जिससे कि आपकी जो 32 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव है आपको फिर से रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो
2021 2022 ये 2 वर्ष के जो पेपर थे इनके हमने जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में मिलने वाले हैं। आप इनकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे अंक लाइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।